नमस्कार दोस्तों। आज के व्लॉग में हम उच्चारण को लेकर बात करेंगे कि ध्वनियों की उच्चारण को लेकर किस प्रकार थिएटर में कई बार थोड़ी सी गफलत पैदा हो जाती है। पहले मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाऊंगा और उसके बाद फिर आप भाषा पे बात करेंगे कि भाषा किस तरीके से व्यवहार करती है और हम थिएटर में उसको सिखाने की प्रक्रिया किस प्रकार अपना लेते हैं। बात दरअसल आज से 15-16 साल पहले की है, जब बहुत जोश और उमंग के साथ हम थिएटर कर रहे थे और उस वक्त तक थोड़ा वरिष्ठता का भान भी होने लग गया था और लगता था कि कोई नया थिएटर से जुड़ता है तो उसको सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो यही सब कुछ चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि एक ऐसी स्क्रिप्ट पे काम शुरू किया जिसमें अरबी फारसी के शब्दों की भरमार थी। तो फिर हमें भी लगने लगा कि जो अरबी फारसी के शब्द हैं वो नए अभिनेताओं को सिखाए जाएं। उन पर बात करना शुरू कर दिया हमने। इस तरीके से उर्दू की ध्वनियों को एक तरफ लिखा गया जिनका नुक्ते के साथ प्रयोग होता है, और देवनागरी की ध्वनि को एक तरफ लिखा गया जिनका बिना नुक्ते के साथ प्रयोग होता है। दोनों का अंतर, ध्वनि का अंतर, उच्चारण का अंतर और दोनों के स्वरूप में क्या बदलाव हो जाता है, ये उनके साथ चर्चा की गई, उनके साथ फिर अभ्यास भी किया और खूब जमकर अभ्यास किया गया। फिर कुछ दिन रिहर्सल की आई गई होगी, जैसा कि अक्सर थिएटर में होता है। कुछ दिन बाद फिर वो सभी अभिनेता किसी जगह पे मिले अनौपचारिक तरीके से। तो बातचीत में एक चीज को महसूस किया गया कि कुछ अभिनेता जो हैं, जो नए हैं एक दो, वो अपने उच्चारण के प्रति अतिरिक्त तरीके से सावचेत दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि वो जरूर से ज्यादा अपनी भाषा में नुक्तों का प्रयोग कर रहे हैं और उन ध्वनियों पर भी नुक्ते का प्रयोग कर रहे हैं जिन पे वास्तविकता में नुक्ते का प्रयोग नहीं होता। एक तरीके से उनका पूरा भाषा बोध हिल सा गया था। ये बहुत विचित्र स्थिति लगी। एक कृत्रिमता उनकी बोलचाल में आ गई, एक अतिरिक्त सावचेती उनकी बोलचाल में आ गई और वो अनावश्यक नुक्ताकरण उनकी भाषा में दिखाई देने लगा। कई दिन तक इस विषय पर मन में मंथन चलता रहा कि दरअसल हुआ क्या है। ये पहली बात तो दरअसल ये समझ में आई कि शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण, ये जो आग्रह है शुद्धता का, ये दरअसल कोई विषय है ही नहीं। इस विषय को यूं समझना चाहिए कि भाषा एक जीवंत माध्यम है और भाषा का अपनी एक प्रकृति होती है व्यवहार करने की, और भाषा उसके हिसाब से व्यवहार करती है। और भाषा कोई एक नहीं होती, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। एक समुदाय की अपनी भाषा होती है, एक मुल्क की अपनी भाषा हो सकती है, एक प्रांत की अपनी भाषा हो सकती है, एक क्षेत्र की अपनी भाषा हो सकती है, और व्यक्ति तक की भी अपनी एक अलग भाषा हो सकती है और वो उसकी मौलिक भाषा होती है। और भाषा कोई एक समय की घटना नहीं है, वो एक निरंतर क्रम है। जो शब्द हम आज मैं उच्चारित कर रहा हूं, ये मेरा शब्द नहीं है, ये परंपरा से एक विरासत में आई हुई एक चीज है जो मुझ तक पहुंची है और उसका एक पूरा चरणबद्ध इतिहास है। तो भाषा और शब्द दरअसल केवल ध्वनियां ही साथ में लेके नहीं आते, केवल मतलब भी साथ में लेके नहीं आते, वो एक पूरा इतिहास बोध और बहुत सारी चीजें हमारे सांस्कृतिक बोध भी लेके आते हैं। तो भाषा को इस संपूर्णता में हमको समझना होगा, और तब जब हम इस भाषा को इस अर्थ में समझ लेंगे तो फिर हम शुद्ध भाषा और अशुद्ध भाषा, शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण के इस दुविधा से निकल जाएंगे। दरअसल हम जब रंगमंच में, थिएटर में जब हम उच्चारण पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि क्या हम अभिनेता की भाषा पे बात कर रहे हैं, अभिनेता के उच्चारण पे काम कर रहे हैं, या
चरित्र के उच्चारण पे काम कर रहे हैं। ये मुगालता और ये जो गफलत होती है ये बहुत दिक्कत पैदा करती है। दरअसल हम अभिनेता की भाषा पे काम करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि अभिनेता शुद्ध नहीं बोल रहा, उसकी भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, और हम उसे एक मानक भाषा की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल होना ये चाहिए कि स्क्रिप्ट में जो लाइनें हैं उसकी, वो लाइनों के अंदर जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, जिस तरीके के चरित्र की भाषा का प्रयोग हुआ है, उसका उच्चारण वो चरित्रानुकूल करे या उस भाषा के अनुकूल करे जहां से वो शब्दावली आई है, और बिल्कुल उस उच्चारण को और उस उच्चारण की शुद्धता को जो भी है हमको उस तरीके से लेना चाहिए जैसे अभिनेता भूमिका में जाने के बाद तुरंत भूमिका में अपनी वास्तविक किरदार में आ जाता है। नाटक के समय, अभ्यास के समय अपने किरदार में, अपने उस दी गई भूमिका में होता है और वापस अपने किरदार, अपने व्यक्तिगत भूमिका में आ जाता है। वैसे ही हमको भाषा और उच्चारण को लेना होगा कि जब वो अपने चरित्र के भाषा का अभ्यास कर रहा है तो वो तब उसका उच्चारण करे और उसके बाद वो अपने मौलिक उच्चारण में आ जाए जिस भाषा और परिवेश से वो आता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम अभिनेता की भाषा के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये बोध हम पैदा कर देते हैं कि उसका उच्चारण शुद्ध नहीं है। तो फिर अपनी पूरी भाषा के साथ एक सावचेती, एक प्रयास, सतत अनावश्यक प्रयास वो शुरू कर देता है, जिससे उसका पूरा भाषा बहुत गड़बड़ा जाता है और वो चाहे अनचाहे अपनी जो वास्तविक भाषा उसमें कृत्रिमता खोज लेता है और वो उस गफलत में आ जाता है जिसका मैंने अभी अपने अनुभव में जिक्र किया। दरअसल हमें अभिनेता की भाषा की कद्र करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाषाई पृष्ठभूमि से आता है और वो उसकी मौलिक भाषा है। दरअसल उसकी मौलिक भाषा को नकार करके, उसका तिरस्कार करके हम उसे दूसरी भाषा नहीं सिखा सकते। उसकी किरदार की भाषा सीखने के लिए उसकी खुद की भाषा एक प्रथम पायदान होगा। हम माना कि उसके पास गजल शब्द है, अशुद्ध है, शुद्ध गजल होगा जो उर्दू से आता है, लेकिन उसके पास जो गजल शब्द आया है वो उसकी वास्तविकता है, उसने खुद ने नहीं गढ़ा। हो सकता है उसने किसी लोक कलाकार की गायकी में उसको सुना हो सकता है किसी नौटंकी कलाकार से उसको सुना या उसके परिवेश में पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पास आया हो सकता है तुलसीदास के माध्यम से उसके पास पहुंचा हो सकता है सूरदास के माध्यम से कोई अरबी फारसी का शब्द उसके पास पहुंचा हो सकता है कबीरदास की सदुखड़ी भाषा के माध्यम से उनके पास आया हो या किसी और इंजीनियरिंग के माध्यम से उसके पास आया हो। तो उसके पास जो शब्द आता है वो एक परंपरा से आता है और वो शुद्ध और अशुद्ध नहीं है, वो वास्तविक है, चाहे वो जैसा भी है। हमने देखा है बहुत सारे शब्द हमारे पास ऐसे हैं जो अपनी वास्तविक या मूल भाषा में जब भी वो रहा होगा वो कुछ उसका और स्वरूप रहा हो, उसका कोई और उच्चारण रहा होगा, लेकिन जब उस देशज भाषा में आया होगा, जो स्थानीय भाषा में आया है, तो अपना अलग से श्रृंगार करके आया है, अलग तरीके से नहा धोकर आया है, अलग तरीके से तैयार होकर आया है। वही उसका वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि उसका एक बड़ा समुदाय बोल रहा है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब बाजार, अरबी फारसी का शब्द जब पंजाबी में आता है तो बाजार हो जाता है, उसको बाजार ही बोलते हैं। वही अभिनेता की भाषा की वास्तविकता है। उस बाजार को हम तिरस्कृत करके बाजार नहीं सिखाएंगे, वो दोनों ही शब्दों को सहेज सकता है। वो गजल को भी अपने भाषा बोध में, अपनी भाषा के सांचे में रख सकता है, और जो नई भाषा आप उसको सिखाएंगे किरदार की गजल, उसको भी वो सहेज सकता है। हमारे अंदर जबरदस्त मल्टीलिंगुअल क्षमताएं हैं, हम एक साथ कई सारी भाषाओं को सीख सकते हैं, उन भाषाओं को आत्मसात कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें
एक भाषा के तिरस्कार के साथ दूसरी भाषा को नहीं सिखाना, दोनों की भाषा बोध को कॉम्प्लीमेंट्री रखना है। जब मैं अपने किरदार में जाऊं तो किरदार की ध्वनियों को उच्चारित करूं उसके शब्दों में, और जब मैं व्यक्तिगत किरदार में हूं तो फिर अपनी व्यक्तिगत भाषा जो है जिसके साथ मैं पला ढला हूं उसी को इस्तेमाल करूं। तो ये मुख्य बात है। दूसरा जो इसमें नुक्ते की बात है, जो पते की बात है, वो ये है कि भाषा की जो सवाक और सार्थक इकाई है वो ध्वनि नहीं है। भाषा की सार्थक इकाई जिसको बोला जा सके वो ध्वनि कतई नहीं है, वो सबसे छोटी इकाई शब्द है। तो हमें ध्वनियों के अभ्यास शब्दों में ही देने होंगे, उन लाइनों में ही देने होंगे। शब्दों से हटकर ध्वनि का अस्तित्व भी नहीं है, तो उसको उच्चारित करना भी गफलत पैदा करता है। हम कई बार ध्वनियों की निरर्थक परेड में शामिल हो जाते हैं, उन ध्वनियों के शब्दों से अलग अभ्यास करने लग जाते हैं, उच्चारण का अभ्यास करने लग जाते हैं, जो कि हमारे पूरे व्यक्तिगत भाषा बोध के अंदर जो ध्वनियों में गफलत पैदा कर देते हैं। एक ये बड़ी बात होती है, ये हमको ध्यान रखना है कि हम खासकर थिएटर में जब हम उच्चारण का अभ्यास कर रहे हैं तो वो दी गई अभिनेता की दी गई लाइनों के अंदर जो दिए गए शब्द हैं उनके भीतर ही उनका अभ्यास करना है। शब्द के अंदर ध्वनियों की तबीयत कुछ अलग तरीके की होती है और शब्द से बाहर उनके जो वैज्ञानिक स्वरूप है, जो तथाकथित विशुद्ध स्वरूप है, वो अलग है। जब वो ध्वनि जब शब्द में प्रयुक्त होती है तो थोड़ा सा हेर फेर के साथ आती है, उसका क्रम में क्या स्थान है, वो कौन सी ध्वनि के आगे आ रही है, कौन सी ध्वनि के पीछे आ रही है, वो महाप्राण के पहले आ रही है या अल्प प्राण के पहले आ रही है। ये बहुत सारी चीजें उसके उच्चारण को प्रभावित करती हैं। तो हमें ध्वनियों का उच्चारण शब्दों के अंदर ही सिखाना होगा। ये जो अन्य महत्वपूर्ण बात है थिएटर में, हमको ये ध्यान रखनी होगी। अंतिम और खास बात जो नुक्ते की ध्वनियों को लेके है वो ये है कि देवनागरी लिपि में जब हम उसको लिख के समझाते हैं तो क, ख, ग, ज और फ, इन ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाकर हम उसको ख, ह, ज और फ बनाने की कोशिश करते हैं, और ये लिखने से ही गफलत पैदा हो जाती है। हमें दोनों को अलग रखना चाहिए। हमें बताना चाहिए कि क, ख और ग ध्वनियाँ अलग हैं, और जो अरबी फारसी की जो नुक्ते वाली ध्वनियाँ हैं वो मूल रूप से अलग है। इनको जोड़ के ना देखा जाए, साम्य के तौर पर ना देखा जाए, क्योंकि टाइप की दृष्टि से हम उनके साथ लगा के देखते हैं, रखते हैं, लेकिन नुक्ते वाला जो ज है और च है ये बेसिक अलग ध्वनियाँ हैं, तो उनको अलग ही समझाना पड़ेगा। टाइप की वजह से भी हमारे यहाँ बहुत सारे उच्चारण दोष हुए, उसमें हम उसके बारे हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी इतना ही कि ये भी हमें सावचेती रखनी चाहिए कि ये बुनियादी रूप से अलग अलग ध्वनियाँ हैं। नुक्ते वाला ध्वनि जो है और बिना नुक्ते वाली ध्वनि है, ये अलग अलग है। ये हमको जो लिख के बताते हैं तब हमको ये सावचेती रखनी होगी। ये उस ध्वनि पे नुक्ता नहीं लगा, बल्कि वो नुक्ते वाली अलग से ध्वनि है। अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे को लेके आएंगे, बात करेंगे, या उच्चारण के मुद्दे को लेके ही बात करेंगे। आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है या और रंगकर्मी साथियों को फायदा हो सकता है, तो आप निसंदेह इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आया है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।